अध्याय 9 गति एवं समय। नमस्कार। हमारे पास इस अध्याय के कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं और आज हम इन नोट्स के हर एक बिंदु को, हर एक पेज को बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे और समझेंगे। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि परीक्षा के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो इसका तरीका ये रहेगा कि हम हर एक लाइन को पहले जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये एक तरह से क्लासरूम जैसा ही अनुभव होगा। चलिए तो फिर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पहली स्लाइड पर लिखा है गति एवं समय, कक्षा 7 विज्ञान, अध्याय 9 संपूर्ण नोट्स। और यहाँ एक चित्र भी है जिसमें एक सड़क पर कई गाड़ियां चल रही हैं और साथ में एक घड़ी भी बनी है। हाँ, जो समय को दर्शा रही है। और नीचे लिखा है एनसीईआरटी आधारित परीक्षा के लिए उपयोगी। तो ये साफ है कि इस अध्याय में हम दो मुख्य चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो गति, मतलब कोई वस्तु कैसे चलती है, और दूसरा है समय, जिसे हम घड़ी से मापते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है गति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें एक सैनिक मार्च कर रहा है, एक पंखा घूम रहा है और एक लोलक, जिसे पेंडुलम कहते हैं, वो हिल रहा है। तो नोट्स में पहला प्रकार बताया गया है सरल रेखीय गति। लिखा है जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। उदाहरण दिया है मार्च पास्ट करते सैनिक या सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। तो ये तो बहुत सीधा है। सरल रेखीय का मतलब ही है सीधी लाइन में चलना, जैसे सैनिक परेड में चलते हैं, बिल्कुल एक सीधी कतार में। अच्छा, दूसरा प्रकार है वर्तुल गति। नोट्स कहते हैं जब वस्तु गोल पथ पर गति करती है, जैसे कि चित्र में पंखा दिखाया गया है, पंखे की पंखुड़ियां गोल गोल घूमती हैं। हाँ, या फिर बैलगाड़ी का पहिया, वो भी तो गोली घूमता है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज जो गोल घूम रही है वो वर्तुल गति कर रही है। और तीसरा प्रकार है आवर्ती गति। इसमें लिखा है जब वस्तु एक निश्चित समय बाद अपनी गति दोहराती है, मतलब एक ही मूवमेंट को बार बार करती है। जैसे उदाहरण में दिया है लोलक, झूला या गिटार की डोरी। हाँ, आप झूले को देखें, वो आगे पीछे होता रहता है एक ही रास्ते पर। इसी को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 मुख्य प्रकार हो गए। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है मंद अथवा तीव्र गति, यानी स्लो और फास्ट मोशन। और इसमें एक सवाल पूछा गया है कि हम ये तय कैसे करते हैं कि कौन तेज है। तो नोट्स में लिखा है निर्णय का आधार, जो वस्तु नियत दूरी को कम समय में तय करती है या नियत समय में अधिक दूरी तय करती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। ये समझना बहुत आसान है। मान लीजिए 2 धावक हैं और दोनों को 100 मीटर दौड़ना है। ठीक है। तो जो कम समय में वो 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेगा वही तो तेज हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर अगर हम दोनों को 10-10 सेकंड दें तो जो ज्यादा दूर तक भाग जाएगा वो तेज कहलाएगा। एकदम सही। तो आधार वही है, दूरी और समय। नोट्स में आगे लिखा है यदि वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हों तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन तीव्र है और कौन मंद। हम कह देते हैं कि वो तेज चल रही है। सही बात है। तो चलिए अब इसी से जुड़े कॉन्सेप्ट यानी चाल को समझते हैं। अगली स्लाइड की हेडिंग है चाल, स्पीड, महत्वपूर्ण परिभाषा। ये बहुत जरूरी है। परिभाषा दी गई है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय, इसका क्या मतलब हुआ? एकांक समय यानी यूनिट टाइम, जैसे 1 सेकंड या 1 मिनट या फिर 1 घंटा। अच्छा, तो मतलब कोई वस्तु 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है वही उसकी चाल है। हाँ, और इसका सूत्र भी दिया है चाल बराबर तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय। 100 किलोमीटर जाती है तो हम 100 को 2 से भाग दे देंगे तो चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, हम यहाँ औसत चाल को ही चाल मानेंगे। हाँ, क्योंकि असल में तो गाड़ी कभी धीमी होती है कभी तेज, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। सही। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। एक समान बनाम असमान गति, यानी यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें पहला है असमान गति। लिखा है जब किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की चाल बदलती रहती है, मतलब जब स्पीड एक जैसी नहीं रहती, कभी कम कभी ज्यादा। उदाहरण है भीड़ वाली सड़क पर कार की गति या रेलगाड़ी का स्टेशन से चलना। हाँ, जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो पहले धीरे होती है, फिर तेज होती जाती है, उसकी चाल बदल रही है, तो वो असमान गति हुई। और दूसरा है एक समान गति।
जब वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदेश नियत चाल से गति करती है, नियत मतलब कांस्टेंट, मतलब लगातार एक ही स्पीड से चलना। जैसे मान लीजिए कोई कार हाईवे पर 80 की स्पीड पर लगातार चलती रहे बिना ब्रेक लगाए। अच्छा, और आगे लिखा है इस स्थिति में औसत चाल और वास्तविक चाल समान होती है। जाहिर सी बात है, जब चाल बदल ही नहीं रही तो औसत भी तो वही रहेगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो गति की बात तो हो गई, अब आते हैं समीकरण के दूसरे हिस्से पर, समय। अगली स्लाइड है समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें लिखा है समय की माप का अर्थ है काल अंतराल की माप, मतलब टाइम इंटरवल। और यहाँ 3 चित्र हैं, उगता हुआ सूरज, अमावस्या का चांद और सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज समय कैसे मापते थे। हाँ, तो पहला पॉइंट है एक दिन, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय। मतलब सूरज के एक बार उगने से लेकर अगली बार उगने तक का पूरा समय। ये प्राकृतिक तरीका है। फिर है एक माह, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का समय। तो महीने का हिसाब चांद से लगाया जाता था, एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक। और आखिर में एक वर्ष, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय। तो जब हमारी पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेती थी तो 1 साल पूरा हो जाता था। ये सब प्राकृतिक घड़ियां थीं। सही। लेकिन जब ये प्राकृतिक तरीके काफी नहीं थे तो इंसानों ने अपने यंत्र बनाए। अगली स्लाइड इसी पर है, प्राचीन समय मापन यंत्र, एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। यहां 3 यंत्रों के चित्र हैं। पहला है धूप घड़ी, सनडायल। लिखा है सूर्य की छाया के आधार पर समय बताती है। इसमें एक स्तंभ होता था और उसकी परछाई जैसे जैसे घूमती थी उससे दिन के समय का अंदाजा लगाया जाता था। दूसरा है रेत घड़ी, सैंड क्लॉक। रेत का प्रवाह समय बताता है। हाँ, इसमें एक बर्तन से दूसरे में रेत एक निश्चित समय में गिरती थी, जैसे 1 घंटे में। और तीसरा है जल घड़ी, वाटर क्लॉक, जो पानी के बूंद बूंद टपकने के सिद्धांत पर काम करती थी। तो इन सब यंत्रों से समय को छोटे हिस्सों में मापना संभव हुआ। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र पर। अगली स्लाइड है सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक स्टैंड से धागे के सहारे एक छोटा सा गोला लटका हुआ है। इस गोले को गोलक या बॉब लिखा गया है। इसकी संरचना और परिभाषा दी है, धातु के छोटे गोले को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा लटकाने पर बना यंत्र। तो बस एक भारी गोले को धागे से लटका दो और आपका सरल लोलक तैयार है। एक और टर्म है माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, लोलक की विराम अवस्था। मतलब जब वो बिल्कुल शांत और स्थिर होता है, हिल नहीं रहा होता, तो वो उसकी माध्य स्थिति है। और इसकी गति का प्रकार क्या है? नोट्स कहते हैं ये आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। हाँ, क्योंकि जब हम इसे हिलाते हैं तो ये अपनी गति को बार बार दोहराता है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ी कुछ और परिभाषाएं अगली स्लाइड में हैं। दोलन और आवर्तकाल, ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड। यहाँ चित्र में एक लोलक को अपनी मध्य स्थिति O से A और B तक जाते हुए दिखाया गया है। तो पहला पॉइंट है दोलन। जब गोलक O से A, फिर A से B और वापस O पर आता है तो एक दोलन पूरा होता है। मतलब एक पूरा चक्कर, बीच से एक तरफ जाना, फिर वहां से दूसरी तरफ जाना और फिर वापस बीच में आना। इसका पथ भी बताया है जी। O से A, फिर A से B और B से वापस O। ठीक है, ये एक दोलन हुआ। अब है आवर्तकाल। लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो जो एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगा वही आवर्तकाल है। अगर 2 सेकंड लगे तो आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया। और इसे मापते कैसे हैं? नोट में लिखा है लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हम विराम घड़ी, स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं ताकि बिल्कुल सटीक माप मिल सके। अब एक बहुत ही रोचक कहानी है। अगली स्लाइड है, क्या आप जानते हैं गैलीलियो गैलीली और लोलक। यहाँ चर्च में लटकते एक पुराने लैंप का चित्र है। इसमें लिखा है सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले देखा कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। उन्होंने देखा कि चर्च में झूलते हुए लैंप को एक पूरा चक्कर लगाने में हमेशा बराबर समय लगता है, चाहे वो धीरे झूले या तेज। और उन्होंने ये प्रयोग कैसे किया? लिखा है उन्होंने चर्च में लटकते लैंप और अपनी नब्ज की धड़कन से ये पाया। सोचिए, उस वक्त स्टॉपवॉच तो थी नहीं,
तो उन्होंने अपनी पल्स का इस्तेमाल किया टाइम मापने के लिए। कमाल है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसी खोज से लोलक वाली घड़ियों का विकास हुआ। हाँ, इसी सिद्धांत पर पेंडुलम वाली घड़ियां बनी जो बहुत सटीक समय बताती थीं। चलिए अब कुछ तकनीकी बातों पर आते हैं। अगली स्लाइड। समय और चाल के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। ये जानना जरूरी है कि विज्ञान में हम चीजों को मापते कैसे हैं। तो समय का मूल मात्रक है सेकंड एस और बड़े मात्रक है मिनट और घंटा। तो स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। और चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड एमएस। अन्य मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 सेकंड में कोई वस्तु कितने मीटर चलती है। यहाँ एक नियम भी लिखा है, प्रतीकों को हमेशा एक वचन में लिखते हैं। अच्छा। उदाहरण दिया है 50 किलोमीटर के लिए 50 km लिखना सही है, 50 kms लिखना गलत है। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड नियम है। हाँ। हम प्रतीकों के आगे एस नहीं लगाते, चाहे संख्या 1 से ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है। अब अगली स्लाइड वाहनों के बारे में है। वाहनों के मीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। यहाँ एक गाड़ी के डैशबोर्ड का चित्र है जिसमें एक सुई है और कुछ नंबर लिखे हैं। पहला है चाल मापी स्पीडोमीटर। ये वाहन की चाल को सीधे किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। तो जो सुई हमें बताती है कि गाड़ी उस पल कितनी रफ्तार से चल रही है, 40 या 60, वो स्पीडोमीटर है। और दूसरा है पथमापी ओडोमीटर। ये वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है, जिसमें वो नंबर बदलते रहते हैं जो बताते हैं कि गाड़ी अब तक कुल कितने किलोमीटर चल चुकी है। हाँ, पथ का मतलब रास्ता और मापी का मतलब मापने वाला, रास्ता मापने वाला मीटर। बिल्कुल। अब एक और बहुत ही उपयोगी टूल की बात करते हैं, दूरी समय ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ जानकारी को एक तस्वीर की तरह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ एक खाली ग्राफ दिखाया गया है जिसमें x और y अक्ष है। लिखा है ये एक रेखा ग्राफ होता है। एक्स अक्ष जो नीचे की लेटी हुई रेखा है उस पर हम समय दिखाते हैं, और y अक्ष जो खड़ी रेखा है उस पर दूरी दिखाते हैं। और जहां ये दोनों अक्ष मिलते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो इस ग्राफ से हमें एक नज़र में पता चल जाता है कि कितने समय में कितनी दूरी तय हुई। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड में इसी को समझना सिखाया गया है, ग्राफ को समझना। एनालाइजिंग द ग्राफ। यहाँ 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। पहले ग्राफ में एक सीधी तिरछी रेखा है। लिखा है सरल रेखा का अर्थ है वस्तु नियत चाल से चल रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। अगर ग्राफ पर लाइन बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब है कि वस्तु की स्पीड बदल नहीं रही। और दूसरी ग्राफ में रेखा घुमावदार है, तो वक्र रेखा का अर्थ है वस्तु की चाल बदल रही है, यानी असमान गति है। हाँ, अगर रेखा टेढ़ी मेढ़ी है तो मतलब स्पीड कम ज्यादा हो रही है। तो सिर्फ ग्राफ की लाइन देखकर ही हम गति के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं। यही तो ग्राफ की खूबी है। चलिए अब कुछ रोचक तथ्यों पर आते हैं। अगली स्लाइड है रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला पॉइंट है समय की छोटी इकाइयों के बारे में। माइक्रोसेकंड यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, और नैनोसेकंड यानी 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। ये इकाइयाँ इतनी छोटी हैं कि इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक रिसर्च या कंप्यूटिंग में होता है। फिर है क्वार्ट्ज घड़ियों के बारे में। लिखा है आजकल की घड़ियों में विद्युत परिपथ होता है, ये पुरानी पीढ़ियों से अधिक सटीक होती हैं। हाँ, आज जो हम घड़ियां पहनते हैं वे बैटरी और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से चलती हैं और पेंडुलम वाली घड़ियों से भी ज्यादा सही समय बताती हैं। और अब गति के 2 छोर। सबसे धीमा कौन है? कछुआ, लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और सबसे तेज रॉकेट जो उपग्रह छोड़ने वाला होता है, उसकी गति है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना बड़ा अंतर है। बहुत ज्यादा। अब अगली स्लाइड पर कुछ बहुत काम के सूत्र दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र। यहाँ एक त्रिभुज बना है जिसमें दूरी d सबसे ऊपर है और चाल s और समय t नीचे है। हाँ, ये याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। पहला सूत्र है चाल बराबर दूरी भाग समय। अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी को समय से भाग दे दीजिए। दूसरा है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर दूरी निकालनी है तो चाल और समय को गुणा कर दीजिए। और तीसरा समय बराबर दूरी भाग चाल। और अगर समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग दे दीजिए। ये एक ही सूत्र के 3 रूप हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करके एक सवाल हल करते हैं।
अगली स्लाइड है, आइए हल करें। लेट्स सॉल्व। प्रश्न है, एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है? हमें आवर्त काल निकालना है, मतलब एक दोलन में लगने वाला समय। तो पहला चरण है, जो दिया है उसे लिखे। कुल समय इज इक्वल टू 32 सेकंड, दोलनों की संख्या 20। ठीक है। दूसरा चरण है सूत्र, आवर्तकाल इज इक्वल टू कुल समय, दोलनों की संख्या। तो हमें कुल समय को कुल दोलनों से भाग देना है। तीसरा चरण, गणना, 32 को 20 से भाग देंगे, जो आएगा 1.6। तो चौथा चरण है उत्तर। उत्तर हुआ 1.6 सेकंड। मतलब उस लोलक को एक पूरा चक्कर लगाने में 1.6 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल। तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आखिरी स्लाइड है सारांश, समरी। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। पहला बिंदु, एकांक समय में चली गई दूरी, चाल। ये चाल की परिभाषा है। दूसरा, चाल का मूल मात्रक ms, मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में होता है, जैसे कि लोलक। हाँ, पेंडुलम वाली घड़ियां इसी पर आधारित थीं। अगला बिंदु, नियत चाल वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ, सरल रेखा, ये भी हमने देखा। सीधी लाइन मतलब कांस्टेंट स्पीड। और आखिरी बिंदु, वाहन की चाल चालमापी से और दूरी पथमापी से मापते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। और नीचे लिखा है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो संक्षेप में हमने इस अध्याय के सभी मुख्य बिंदु देख लिए हैं। चाल क्या है, समय क्या है, उन्हें कैसे मापते हैं, ग्राफ का क्या मतलब है, ये सब। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा गति और समय पर। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो अभी व्हाट्सएप नंबर 92299-09706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।